तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री और केमिस्ट्री के संपूर्ण किताब के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी का आज के इस वीडियो में हम निपटारा करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है जिसमें हम बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए ये तैयारी हम करा रहे हैं, जिसमें संपूर्ण किताब का मात्र एक वीडियो ये संपूर्ण किताब के सबसे महत्वपूर्ण 3 अंक वाले सभी VBI प्रश्न उत्तर को आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। अब देखिए ऐसा नहीं है कि वो प्रश्न उत्तर आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं, हम उन्हीं प्रश्न उत्तर को देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड हुए हैं और चांसेस है बोर्ड एग्जाम 2025 में भी पूछने का। ठीक है ना, तो उन्हीं प्रश्नों को हम देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है कहां से हमने प्रश्नों को उठाया है, ये भी आप जान लें तो बेटर रहेगा। देखिए बोर्ड जो VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 15 से लेकर 2024 तक के बोर्ड एग्जाम के बीच का हमने उठाया है। ठीक है ना, इनके बीच हमें जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में आने के चांसेस हैं उन्हीं को हम आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है ना, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा कि भैया अंत तक केवल देखना नहीं है, आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है, क्योंकि देखने से कुछ नहीं होगा जब तक आप कॉपी पेन लेकर बैठेंगे नहीं, शॉर्ट नोट्स नहीं बनाएंगे, अच्छे से समझेंगे नहीं। तो समझ रहे हैं ना। एक बात मैंने यहाँ पे एक फिगर लगाया हुआ है मॉन्क का। देखिए मॉन्क से हम क्या सीख सकते हैं, वैसा ही आपको अब करना है क्योंकि समय हमारे पास बहुत ही कम बच गया है। तो मॉन्क से हम क्या सीख सकते हैं, एक सन्यासी से हम यही सीख सकते हैं कि देखिए सन्यासी में क्या क्या होता है जी। मोस्टली इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि इनमें धैर्य होता है। ठीक है ना, पेशेंस होता है। सक्सेस नीड पेशेंस, ये तो आप जानते ही हैं। अगर सफलता चाहिए तो आपको पेशेंस रखना होगा, धैर्य रखिएगा। सब हम एक एक क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कराएंगे जी। सबसे इंपॉर्टेंट ना, एक ही वीडियो में आपको संपूर्ण किताब का हम कंप्लीट करा रहे हैं 3 अंक वाले प्रश्न को। तो चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब हम इनको कंप्लीटली सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड करते हैं। चलिए तो यहां पे हमारा आता है सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना, सबसे पहला हमारा यहां पे आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां पे क्या कहा जा रहा है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 में संबंध लिखिए। यह हमारा बोर्ड एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसी को, यही क्वेश्चन को ठीक से मैं कहूं तो नेस्ट समीकरण पर टिप्पणी लिखने के लिए भी इस पर पूछ लिया गया है। तो चलिए जी, इसी को नेस्ट समीकरण से भी पूछा जाता है। कैसे पूछेगा सब कुछ हम एक्सप्लेन करेंगे जी। देखिए जिन विद्यार्थियों को ये सभी टॉपिक याद है उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि वो रिवीजन अपना कर सकते हैं, और जिनको नहीं याद है, जो कुछ भी नहीं पढ़े हुए हैं, उनके लिए तो भैया ये मतलब कह सकते हैं ब्रह्मास्त्र का कार्य करेगा। तो इसको आपको तैयार करना है। चलिए तो सबसे पहले हम जानेंगे कि यहाँ पे पूछा गया कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है। तो हमने हेडिंग यहाँ पे डाला हुआ है मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो पहले हम यही समझते हैं जी कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होते हैं। तो हमने लिखा है कि जब किसी धातु के छड़ को 1 एटीएम दाब, 25 डिग्री सेल्सियस ताप और 1 मोलर सांद्रता पर उसी के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो छड़ के सतह पर एक विभव उत्पन्न होता है जिसे हम क्या कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है ना, परिभाषा आपको भले ही मैंने पढ़ के सुनाया है, मैं जानता हूं कि आपको याद नहीं हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं है जी, हम याद कराएंगे। रटना नहीं है, समझ कर याद करना है। तो चलिए दोस्त, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक लेते हैं बर्तन। ठीक है ना, एक छोटा सा एक अल्पांश हम यहाँ पर पृष्ठ ले लेते हैं, एक बर्तन ले लेते हैं। ठीक है ना, ये हमने एक बर्तन ले लिया। अब इस बर्तन में हम क्या करते हैं, ये एक हम क्या मतलब यहाँ पर हमने एक सेल या बैटरी हम ले लिया। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है, जब किसी धातु के छड़ को मान लेते हैं, ये एक क्या है, ये एक हम बर्तन है और इसमें हमने एक धातु के मतलब हम ये कह सकते हैं, देखिए इसमें हमने क्या किया है, एक छड़ को डुबोया है। ठीक है ना, मान लेते हैं ये एक छड़ है ना, तो इस छड़ को हमने डुबोया है। मान लेते हैं ये छड़ है कॉपर का। ठीक है ना, कॉपर का छड़ है, तो कॉपर का छड़ है ना, तो कॉपर सल्फेट के ही विलयन में हम डुबाएंगे। मतलब जो इसका छड़ होता है ना, उसी के लवण के विलयन में हम डुबाते हैं। यहाँ पर ये विलयन मान लेते हैं इसमें भरा गया है, इसमें विलयन भरा हुआ है, तो हम इसमें कॉपर सल्फेट के विलयन में इसको डुबोते हैं। ठीक है ना,
कॉपर सल्फेट के विलयन में हम इसको डुबोते हैं। तो क्या होता है, जब हम कॉपर के छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं ना, तो इस पर एक आवेश उत्पन्न हो जाता है। ये एक छड़ है ना, इस पर एक आवेश उत्पन्न हो जाता है और इस आवेश उत्पन्न होगा, इसी आवेश जब उत्पन्न होता है तो वहां पे एक विभव भी उत्पन्न होता है और जो इस छड़ पर विभव उत्पन्न होगा ना, उसी विभव को ही मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। मतलब आपको क्या समझ में आया कि जब किसी कॉपर मतलब जब किसी धातु के छड़ को, देखिए जब किसी धातु के छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो इस धातु के छड़ पर एक विभव उत्पन्न होता है जिसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो उसको मानक इलेक्ट्रोड विभव नहीं कहेंगे, उसे ओनली इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। मानक इलेक्ट्रोड विभव के लिए यहाँ पे जो विभव उत्पन्न हो रहा है इसे ओनली इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। यदि कोई कह दे कि इलेक्ट्रोड विभव का परिभाषा दीजिए तो आप ऐसे कहेंगे कि जब किसी धातु के छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो इस धातु के छड़ पर एक विभव उत्पन्न होता है जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव नहीं। ओनली हम यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं कि ये जो एक धातु यहाँ पे क्या है, लवण का विलयन इसमें घोला गया है, कॉपर सल्फेट का विलयन इसमें घोला गया है। तो इस कॉपर सल्फेट का विलयन जो होगा, इसका दाब जो होगा, प्रेशर जो होगा वो 1 एटीएम होगा। दाब कितना होना चाहिए, 1 एटीएम दाब होना चाहिए, ठीक है ना। ताप कितना होना चाहिए, तो 25 डिग्री सेल्सियस ताप होना चाहिए, ठीक है। और 1 मोलर सांद्रता होनी चाहिए, 1 मोलर सांद्रता होनी चाहिए। मतलब इसका जो सांद्रता होगी वो 1 मोल होना चाहिए। तो यदि ये तीनों कंडीशन का वो पालन करता है तो उसी को हम उस धातु, उस लवण के विलयन में जो धातु को डुबाएंगे तो उस पर जो उत्पन्न होगा उसे हम क्या कहेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। मतलब नहीं समझ में आया तो समझिए, सिंपल सा बात यहाँ पे है। आप ऐसे कह सकते हैं कि जब किसी धातु के छड़ को 1 एटीएम दाब, 25 डिग्री सेल्सियस ताप और 1 मोलर सांद्रता वाले लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो इस धातु के छड़ पर एक विभव उत्पन्न होता है जिसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। समझ में आ गया ना, ठीक है। चलिए जी, तो मैं आशा करता हूं समझ के होंगे। केवल कंडीशन ये है कि ये जो लवण का विलयन है, कॉपर सल्फेट जो लवण का विलयन है, इसका जो दाब होना चाहिए 1 एटीएम दाब होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस ताप होना चाहिए, 1 मोलर सांद्रता होनी चाहिए। तो यही बात आपको समझना था। एक बार मैं अंत में और भी एक बार परिभाषा में बोल दे रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी स्टूडेंट रटे नहीं बल्कि समझ कर याद करे। तो एक बार यहीं से सुनिएगा क्योंकि मैं यहां से एक भी बार नहीं बोल रहा हूं, आप सुनिएगा। मैं कह रहा हूं कि जब किसी धातु के छड़ को 1 एटीएम दाब, 25 डिग्री सेल्सियस ताप और 1 मोलर सांद्रता वाले लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो इस धातु के छड़ पर एक विभव उत्पन्न होता है जिसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब वही बात लिखा गया है कि जब किसी धातु के छड़ को 1 एटीएम दाब, 25 डिग्री सेल्सियस ताप और 1 मोलर सांद्रता पर उसी के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो छड़ की सतह पर एक विभव उत्पन्न होता है जिसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। मानक इलेक्ट्रोड विभव को याद रखेंगे, ई नोट से हम क्या करते हैं, दर्शाते हैं जी, ठीक है ना। इतना आप याद रखेंगे बहुत है। अब आता है यहाँ पे कह रहा है ना कि मानक इलेक्ट्रोड विभव समझ लिया, इलेक्ट्रोड विभव ई और मानक इलेक्ट्रोड विभव ई नोट में संबंध पूछा जा रहा है। तो चलिए जी अब संबंध भी हम देख लेते हैं। तो इन दोनों में क्या संबंध है, तो यहाँ पे हमने लिखा है इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध, जिसे हम नेस्ट समीकरण के नाम से भी जानते हैं। देखिए नेस्ट इस तरीके से लिखा जाता है, टाइपिंग में मतलब नहीं हो पाया, ठीक है ना। नेस्ट समीकरण या नरस्ट समीकरण भी कहा जाता है। तो नरस्ट समीकरण क्या है तो समझिएगा। यहाँ पे नरस्ट समीकरण ये है ना जी कि जैसे E इजकल टू ये एक फॉर्मूला है, E इजकल टू ई नॉट 2.303 RT बाई NF और log 10 1/mn प्लस, ठीक है ना। ये एक आपको फॉर्मूला याद रखेंगे। यही फॉर्मूला जो है ना, ये फॉर्मूला यही है जी आपका, ये जो फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है ना, यही है नेस्ट समीकरण का फॉर्मूला।
मतलब यहाँ पे अगर आप देखें तो देखिए ई क्या है जी, ई यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, जहाँ पर ई क्या है तो ई है इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव। ई नॉट क्या है, ई नॉट यहाँ पे जो ई नॉट है, सॉरी ई नॉट है मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव। और यहाँ पे एक बात ये याद रखेंगे कि यहाँ पे ये जो Mn+ है ना, Mn+ मतलब धातु आयनों की सांद्रता है, ठीक है ना, ये Mn+ है ना, इसको हम कहते हैं धातु आयन की सांद्रता, धातु आयन की सांद्रता है। तो ये मोस्टली ये तीन बातें आपको याद रखनी है, ये तीन बातें आपको याद रखना है। तो यही तीनों में तो संबंध बताया गया है, इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध तो यही है ना, इलेक्ट्रोड विभव ये है, ये मानक इलेक्ट्रोड विभव है, ये संबंध है जी। तो आप ये कह सकते हैं ऊपर ये जो हमने लिखा है, ये क्या लिखा है, हमने ये लिखा है कि मतलब किसी ताप पर, किसी ताप T पर किसी धातु का इलेक्ट्रोड विभव E, मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 तथा धातु आयन की सांद्रता Mn+ में निम्नलिखित संबंध होता है। यही तो हमने कहा है, सिंपल सा कहा है कि किसी ताप T पर, कोई भी टेम्परेचर है जिसका ताप T है, तो किसी ताप T पर किसी धातु का इलेक्ट्रोड विभव E, मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 और धातु आयन की सांद्रता Mn+ में निम्नलिखित संबंध होता है, जो कि यहाँ पे है E=E0 2.303 RT/NF log 10 1/Mn+, जहां पे R क्या है, R है परम गैस, R क्या है गैस नियतांक है, T क्या है परम ताप है, N क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, F क्या है फैराडे नियतांक है या फैराडे स्थिरांक आप कह सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए जी, तो आप सबसे पहली बात तो इतना ही आपको लिखना है, तब आपको 3 मार्क्स, यहाँ पे कितने नंबर मिलेंगे जी, 3 मार्क्स आपको मिलेंगे। आप सोच रहे होंगे सर इतना लिखेंगे तो मिलेगा, हाँ भैया इतना तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है ना, 3 नंबर ऐसे ही नहीं मिलते, मेहनत करना पड़ेगा दोस्त, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, बहुत बेहतर, ठीक है जी, बेहतर जी। चलिए नेक्स्ट, अगला हमारे यहाँ पे दूसरा हमारा क्वेश्चन आता है। देखिए संपूर्ण किताब का जो हम स्टडी करने वाले हैं, मेहनत तो करना पड़ेगा दोस्त, तो सब्र रखिएगा, पेशेंस के साथ एक एक क्वेश्चन को हम देखेंगे। अब फालतू क्वेश्चन हम नहीं बता रहे हैं, वही क्वेश्चन ओनली हम देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा 95% लगभग बन रहे हैं, तो उन्हीं क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बातें हैं जी, तो और ये भी हमारा कितने नंबर 3 मार्क्स में पूछा गया है, तो चलिए इसको भी हम देखते हैं। तो ये देखिए हमारा क्या कह रहा है, प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य को उदाहरण सहित समझाइए। तो क्या क्या है जी, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहला आता है प्रबल विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं और दुर्बल विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं। चलिए मैं इसको छोड़कर थोड़ा सा आपको ऐसे ही समझा दे रहा हूं। देखिए प्रबल विद्युत अपघट्य का मतलब कि ऐसा विद्युत अपघट्य जिसको, मतलब ऐसा कोई भी पदार्थ जिसको हम जल में घोलेंगे ना तो वो टूटेगा नहीं, ठीक है ना, वो अपने आयनों में नहीं विभक्त होगा, वो टूटेगा नहीं, तो उसे हम प्रबल विद्युत अपघट्य कहेंगे। और दुर्बल विद्युत अपघट्य का मतलब कि ऐसा विद्युत अपघट्य जिसे हम जल में घोलेंगे ना तो तुरंत ही क्या हो जाएगा, वो अपने छोटे छोटे आयनों, मतलब सिंपल सी बात है, मतलब देखिए विद्युत अपघट्य, सॉरी देखिए मैं थोड़ा सा उल्टा आपको समझा रहा था। देखिए विद्युत अपघट्य का मतलब क्या होता है, जो आयनों में टूट जाए, ठीक है। विद्युत अपघट्य का मतलब क्या होता है, जो आयनों में टूट जाती है, वही तो विद्युत अपघट्य है ना। तो प्रबल विद्युत अपघट्य का मतलब कि ऐसा विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाती हैं, मतलब पूर्णतः टूट जाती हैं, जो जल में घोलेंगे ना तो टूट जाएगी, तो उसे हम प्रबल विद्युत अपघट्य कहेंगे। दुर्बल विद्युत अपघट्य का मतलब जिसको जल में घोलेंगे ना तो बहुत ही कम मात्रा में वो टूटेंगे, ठीक है ना, तो उसको हम दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं। फिर भी यहाँ पे हमने क्या लिखा है, सुनिएगा, ऐसा विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयनों में पूर्णतः आयनित हो जाती हैं, ठीक है ना, उन्हें प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। मतलब जो ऐसा विद्युत अपघट्य मतलब ऐसा पदार्थ, ठीक है ना, जो क्या होगा,
जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाएगा, टूट जाएगा, उसे हम प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से अगर मैं कहूँ, चलिए एग्जाम्पल भी जान लेते हैं जी। जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा आपका बेहतर, जैसे NaCl, तो NaCl हो गया, ठीक है ना। NaCl कैसे टूटा है जी, Na प्लस में और Cl माइनस में टूट जाएगा जल में घोलेंगे तो ऐसे टूटता है जी। दूसरा हम दे सकते हैं KCl, पोटेशियम क्लोराइड को दे सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को दे सकते हैं, NaOH को, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम दे सकते हैं जी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को भी दे सकते हैं, EtC। इस तरीके से ये टूटते हैं जी। ये सभी हमने मोस्टली 4 आपको एग्जाम्पल भी दे दिए हैं। अगला आता है दुर्बल विद्युत अपघट्य। दुर्बल विद्युत अपघट्य का मतलब ऐसा विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयनों में या ध्रुवीय विलायकों में बहुत कम आयनित होती हैं, बहुत कम आयनित होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं। मतलब जल में घोलेंगे तो बहुत ही कम मात्रा में आयनित होंगे, टूटेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाता है जी। तो अब चलिए हम दुर्बल विद्युत अपघट्य का एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, CH3COOH, ये हमारा एक एग्जाम्पल हो जाएगा, ये एक अम्ल है हमारा, ठीक है ना। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा हम दे सकते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक तो हमारे ये हो जाएगा, ठीक है ना। फिर से अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी हो जाएगा, ठीक है ना। ये आप एग्जाम्पल याद रख लेंगे, ठीक है ना। अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, ये आपके एग्जाम्पल याद रखेंगे, ठीक है ना। और एक चाहे तो आप लिख सकते हैं, ये 3 मतलब मोस्टली आपको एग्जाम्पल याद रखना है, हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है ना। ये तीनों आपके क्या है, दुर्बल विद्युत अपघट्य के क्या है, एग्जाम्पल है। इसको अगर हम टूटे जल में घोलेंगे ना तो बहुत ही कम मात्रा में टूटते हैं। तो आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपको सुनाई दे रहा है ना अच्छे से, थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है ना। एक और बात, चलिए अगर सुनाई दे रहा होगा तो अच्छी बात है, चलिए जी देखते हैं, ठीक है ना। मुझे लगता है सुनाई दे रहा होगा। देखिए क्या हुआ है ना, यहाँ पे थोड़ा सा माइक को थोड़ा सा हिल गया है, ठीक है ना, इसलिए थोड़ा सा मुझे लगा शायद कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ना हो तो अच्छा है, ठीक है ना, क्योंकि मुझे भी अभी नहीं पता। वीडियो जब कंप्लीट होगा तो फिर से मैं चेक करूंगा, मुझे विश्वास है कि सुनाई दे रहा होगा आपको। तो देखिए यहाँ पे हमने एक यहाँ पे फिगर लगाया था महाभारत का, साफ से तो नहीं दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पे देखिए महाभारत से हम कर्ण से सीख सकते हैं, ठीक है ना। ये क्यों हम लगाते हैं कि थोड़ा सा, देखिए मैं उतना ज़्यादा विशेषकर मैं टीचर वो ऐसा नहीं हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा आपको प्रेरित कर सकूं या कुछ ऐसा यार, ठीक है ना। मैं एक नॉर्मल सा मतलब मैं अपने आप को स्टूडेंट ही मानता हूं, तो अदरवाइज मैं आपसे केवल यही सिखा सकता हूं या कह सकता हूं ना कि आप अपने हालात से नहीं सीखेंगे ना तो मतलब कोई भी आपको मोटिवेट नहीं कर पाएगा। मुझे लगता है कि मैं अपने हालात से ही सब कुछ मोटिवेट होता हूँ या काम करने के लिए प्रेरणा मुझे मिलती है। तो मैं कहूँगा कि अपने हालातों को देखिए, अपने माता पिता के हालातों को देखिए, अपने घर की परिस्थितियों को देखिए। यदि परिस्थिति अगर आपके घर की उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है ना, तो मेहनत करने की दोस्त ज़रूरत है। अब मेहनत देखिए ऐसा नहीं कि पढ़ाई कर ही लेंगे तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। पढ़ाई के बाद अलग चीज़ें, आपको बहुत सारी चीज़ें, अभी 12th में है ना, 12th के बाद निकलिए तब आपको पता चलेगा। बट फिर भी मैं कहूँगा पढ़ाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक मार्ग में ना आपकी पढ़ाई जो है ना वो एक सफलता का मार्ग आपको दिखाएगी, ठीक है ना। अब पढ़ाई का मतलब केवल ये नहीं कि हम ये जान लिए यही बेटर है, अदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहली बात तो दैनिक जीवन में जो कैसे व्यवहार हमें करना है, किससे कैसे बोलना है, ये सब हमें सीखना पड़ेगा। चलिए जी, उस पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये हमने लगाया हुआ था कि कर्ण से हम बहुत कुछ सीख सकते थे। यहाँ पे कर्ण का ही ये फिगर है, ठीक है ना, अदरवाइज अच्छे से आपको साफ यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो कर्ण के बारे में तो आप जानते हैं, बहुत ही महान हम कह सकते हैं एक व्यक्ति थे, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले ले, बेहतर जी। चलिए नेक्स्ट, अगला हमारे यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन आता है जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अब वो कौन है जी, चालकत्व है, और दूसरा हमारा क्या है, सेल नियतांक है। तो पहला हमारा आता है चालकत्व। तो चलिए जी पहले हम समझते हैं चालकत्व क्या होता है, जिसे याद रखेंगे विद्युत चालकता के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद हम सेल नियतांक पर डिस्कस करेंगे। देखिए चालकत्व का मतलब या चालकता का मतलब क्या होता है।
कोई भी ऐसा पदार्थ है, ठीक है ना, कोई भी सपोज डेट ये कोई भी पदार्थ है, ठीक है, ऐसे मैं कह दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूँ, ये कोई ऐसा पदार्थ है, ठीक है ना, कोई भी ऐसा पदार्थ है। अब इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें आसानी से जो विद्युत धारा होगा या विद्युत आवेश होगा, विद्युत धारा होगा या विद्युत आवेश होगा ना, वो प्रवाहित हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? प्रवाहित हो जाएगा। तो उस पदार्थ को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत चालकता या विद्युत चालकता कहते हैं, या सिंपल सा चालकता कहते हैं। मतलब ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाए, तो ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं? चालकत्व कहते हैं या विद्युत चालकता कहते हैं, ठीक है ना। तो वही हमने लिखा है कि ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है उसे हम क्या कहते हैं? चालकता कहते हैं। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। और चालकता जो होती है ना, वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है ना। इस बात को भी आप याद रखेंगे, अदरवाइज मैं इसी से इस तरीके से कर दे रहा हूं, ठीक है ना। तो चालकता जो होती है, याद रखेंगे, वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है ना। ये C क्या है? चालकता है। R क्या है? प्रतिरोध है। इसका मात्रक याद रखेंगे कि विद्युत चालकता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है जी? ओम होता है। मात्रक क्या होता है? ओम इनवर्स होता है, ठीक है ना, ओम इनवर्स होता है जी। तो मैं आशा करता हूं इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है जी। अब एक और बात जान लें कि विद्युत चालकता जो होता है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ये है कि यदि हम चालकता जितना बढ़ेगा ना, उतना ही प्रतिरोध का मान घटता है। मतलब कोई कहते हैं कि मान लेते हैं किसी चालक का चालकता बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध का मान घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा, या इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या कहेंगे कि चालकता का मान बढ़ने पर मतलब प्रतिरोध का मान घट जाता है, ठीक है ना। प्रतिरोध का मान क्या होता है? घटता है। ये सब बातें आपको याद रखना है। कहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं? कभी आपने सोचा है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी तरीके से तो डीप में जो पढ़ा होता है उसी को घुमा घुमा कर पूछता है, ठीक है ना। अगला आता है हमारा कि किसी सिलों का इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L तथा इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के अनुपात को क्या कहते हैं जी? सेल नियतांक कहते हैं। मतलब सिंपल सी बात यहाँ पे ये है, समझिएगा। ये एक क्या है हमारा? एक हमने यहाँ पर सेल लगा दिया है, ये एक सेल है, ठीक है ना। बात समझेंगे तो समझ में आएगा। ये सेल है, इस सेल में हमने एक इलेक्ट्रोड ये लगाया है जी, एक इलेक्ट्रोड हमने यहाँ पे लगा दिया। ये दो इलेक्ट्रोड हैं, सॉरी दो इलेक्ट्रोड नहीं, ये एक कैथोड है, ये एनोड है। ये हमारा कैथोड है जिसे हम C से प्रदर्शित कर रहे हैं, ये एनोड है जिसे हम A से प्रदर्शित कर रहे हैं। और इन दोनों को हम ना क्या कहेंगे जी? इलेक्ट्रोड कहेंगे, ठीक है ना। कैथोड और एनोड दोनों को इलेक्ट्रोड कहते हैं, एक साथ कहना होगा तो इलेक्ट्रोडों के बीच की जो क्या है? इलेक्ट्रोडों के बीच की जो दूरी है, ठीक है ना, वो है मान लेते हैं L, ठीक है। इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी क्या है? L है, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो इलेक्ट्रोड है इस कुछ ना कुछ तो इसकी मोटाई होगी ना, तो मान लेते हैं इन दोनों इलेक्ट्रोडों का मोटाई है, मतलब मोटाई को ही हम अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं, वो है A। तो यहाँ पे यही बात हमें बताया गया कि कोई भी, मतलब ये बात बताया गया कि किसी सेलों के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L तथा इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A के अनुपात को हम क्या कहते हैं जी? सेल नियतांक कहते हैं, सेल नियतांक कहते हैं। मतलब सेल नियतांक जो होता है ना, ये इसके बराबर होता है जी। ये बात आप याद रखेंगे, ये बात आप याद रखेंगे, ये फॉर्मूला कि सेल नियतांक का ये फॉर्मूला है, सेल नियतांक इक्वल टू L/A, जहां L क्या है? दोनों मतलब इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, A क्या है? इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो ये आपका होता है सेल नियतांक का क्या होता है? फॉर्मूला होता है, जिसको आपको याद रखना है। एक और बात याद रखेंगे, एक और फॉर्मूला होता है कप्पा इक्वल टू CL/A, ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले को भी आप याद रखेंगे। अब देखिए, मैं आपको कहना चाहूँगा इससे क्या हमें सीखने को मिला। कप्पा क्या है? विशिष्ट चालकता है। ये क्या है? C क्या है? चालकता है। L क्या है? आप समझ गए, इलेक्ट्रोडों के बीच की लंबाई है। और A क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो ये बताइए, अगर हम इस फॉर्मूले में
L बाई ए क्या है, सेल नियतांक है ना जी। अच्छा मैं आपसे कहूं ये C इधर गुणा में है, इधर आएगा तो क्या करेगा, मतलब हम ऐसे कह सकते हैं, देखिए ऐसे आप थोड़ा सा समझना चाहें तो समझ सकते हैं, ठीक है ना। मतलब ऐसे आप समझ सकते हैं कि देखिए ये है कप्पा, ये है C, उसके बाद L बाई ए के जगह पर, L बाई ए के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, सेल नियतांक लिख सकते हैं ना, क्योंकि L बाई जो A है वो सेल नियतांक के बराबर है, तो ये हम लिख देते हैं सेल नियतांक, ये है सेल नियतांक, ठीक है ना, ये हमने लिख दिया। अब C इधर गुणा में, इधर आएगा तो भाग कराएगा, तो सिंपल सा C इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग कराएगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं जी, कि सेल नियतांक, सेल नियतांक, सेल नियतांक इक्वल टू क्या हो जाएगा, कप्पा बाई C हो जाएगा, ठीक है ना, ये हमारा हो जाएगा जी। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है जो उसको आपको याद रखना है। सेल नियतांक का L बाई ए भी होता है फॉर्मूला, सेल नियतांक इक्वल टू कप्पा बाई C भी होता है। कभी कभी न्यूमेरिकल में ये आपको दो इलेक्ट्रोडों के बीच की लंबाई देगा या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल देगा, आपको कहेगा सेल नियतांक का मान ज्ञात कीजिए, तो वहाँ पे ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब कभी कभी आपको विशिष्ट चालकता का मान दे देगा, चालकता का मान दे देगा, कहेगा सेल नियतांक का मान ज्ञात कीजिए, तो आप इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे जी, ठीक है ना। तो इस बात को आपको याद रखना है कि ये दोनों न्यूमेरिकल आपको याद होने चाहिए। देखिए न्यूमेरिकल फॉर्मूले याद होने चाहिए। न्यूमेरिकल क्यों नहीं लगता है, तो फॉर्मूले ना पता होने के कारण। अब किसी को यही फॉर्मूले पता होगा, ये नहीं पता होगा, तो कैसे वो कर पाएगा, नहीं ना कर पाएंगे जी, समझ पा रहे हैं ना। तो ये बातें हैं जी, ठीक है ना। तो अदरवाइज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है ना। ये देखिए अभी तक जो स्टूडेंट बने हुए हैं वो बिल्कुल ऐसे ही बने रहे हैं, और मैं केवल बने रहने का वीडियो देखने को नहीं कह रहा हूं, बल्कि वीडियो के साथ साथ आप खुद स्टडी कीजिए। आपके लिए मैं इतना मेहनत करता हूं, मैं कह नहीं सकता आपके लिए। आपको क्या लगता है कि आपको ऐसे ही ये सब कुछ मिल गया? अरे भैया बहुत एनालिसिस करने के बाद तब आपको एक एक आपको पॉइंट है ना वो प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है ना। कल क्या हुआ था कि कल मैंने एक केमिस्ट्री का हमने एक पेपर लॉन्च किया, आपको बताया है, मॉडल पेपर 2 सेट जो 2 था वो हमने प्रोवाइड किया पूरी सॉल्यूशन के साथ। उसमें मुझसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गया कि उसमें एक क्वेश्चन था ग्लूकोज के बारे में, तो उसमें थोड़ा सा ऑप्शन मेरा थोड़ा सा करेक्ट नहीं बता पाए हम, वहाँ पर 1 होना चाहिए था, 4 हमने बता दिया था। आपने शायद वो वीडियो देखा होगा तो पता होगा आपको। तो अब अक्सर स्टूडेंट कहने लगे सर गलत पढ़ा रहे हैं, ऐसा है वैसा है, तो मैंने तुरंत देखा, तो फिर से मैंने चेक किया, अदरवाइज तो बुक में गलत दिया था, ठीक है ना। तो बुक में ही ऑप्शन वो दिया था गलत, ठीक है ना। अगर पॉसिबल होगा तो मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, उस क्वेश्चन को देख लीजिएगा आप। तो ऑप्शन में 4 दिया था, तो फिर से मैंने उसको बाद फिर से उस पर एनालिसिस किया, तो मुझे पता चला कि हाँ आप सही कह रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता है ना, ऑब्जेक्टिव पर मैं ज़्यादा उतना फोकस करता नहीं हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ज़्यादा पूछता नहीं है, 5 से 6 नंबर का ही पूछा जाता है, ठीक है ना। बिहार बोर्ड में ज़्यादा पूछता है ऑब्जेक्टिव, तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव पर मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो बहुत सारे स्टूडेंट गाली तो नहीं दिए, बहुत मैं जानता हूँ रिस्पेक्ट करते हैं वो, बट ऐसे वो कहने लगे, ठीक है ना, कि गलत ना पढ़ाइए। भैया मैं कोशिश यही करता हूँ कि गलत ना हो। अब कभी कभी बुक में होता है ना जी, अब बुक पर तो सभी निर्भर है, सभी विश्वास करते हैं कि हाँ बुक में अवेलेबल जो है वो थोड़ा सा सही होगा, बट मैंने देखा कि उसमें थोड़ी सी रॉन्ग दिया था, ठीक है ना। सोशल मीडिया से उतना मैं देखता नहीं हूँ। आपको क्या लगता है, देखिए पूरा एनालिसिस करने के बाद ये सब कुछ आपको एक पैराग्राफ, ये सब कुछ आपके लिए बनाया जाता है, अच्छे से एनालिसिस करने के बाद आपको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है ना। ये इतना इंपॉर्टेंट ये सब कुछ है, तब ना हम प्रोवाइड कर रहे हैं जी। तो आपके लिए हम इतना सीरियस है। थोड़ा सा मैं कहूँगा कि जो स्टूडेंट मतलब पता नहीं कैसे मैं कह सकता हूँ, अदरवाइज छोड़िए, बट मैं यही कहूँगा ना कि कभी कभी हो जाती है यार। मैं ईश्वर तो हूँ नहीं कि मुझसे कोई गलती नहीं हो गया, ठीक है ना। बहुत ही नॉर्मल मैं भी व्यक्ति हूँ, ठीक है ना। तो हो जाती है कभी कभी, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर ऐसी हो जाती है तो, ठीक है ना। बट आपको भी उसी समय तो कैरेक्टर पता चलता है कि कौन से स्टूडेंट का कौन सा कैरेक्टर है। बहुत सारे स्टूडेंट वो कह रहे थे कि सर गलती तो हो जाती है यार, ठीक है ना। तो ऐसे भी उनका सबका कैरेक्टर मैंने देखा, समझा, ठीक है। तो अच्छा लगा कि कोई स्टूडेंट हैं जो समझ रहे हैं बातों को कि हो जाती हैं यार।
अगला आता है अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में अंतर स्पष्ट कीजिए। चलिए कोई नहीं जी, जिन्होंने मुझे सम्मान दिया उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने मुझे थोड़ा सा कहा उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है ना, मैं सीखूंगा जी और अच्छे से मैं देखूंगा, एनालिसिस करने के बाद ही ऑब्जेक्टिव भी प्रोवाइड करेंगे। थोड़ा सा मैं ऑब्जेक्टिव पर थोड़ा कम फोकस किया था, ठीक है ना, इस वजह से मिस्टेक हो गया। चलिए जी कोई नहीं। अगला आता है, देखिए ये बहुत बार, ये आप क्वेश्चन को देख लीजिएगा, 3 मार्क्स में ये बहुत बार पूछा गया है। ये मैं आपको बता दूं कि 3 मार्क्स और 4 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार, आप देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर का। तो अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में अंतर हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए जी, अभिक्रिया की आणविकता, तो यहाँ पे सब कुछ लिखा गया है कि यह एक क्या होता है, क्रिया विधि द्वारा प्राप्त करते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा जो आणविकता है, ठीक है ना, तो इस बात को आपको याद रखना है। सब कुछ तो लिखा गया है, समझिएगा। देखिए यहाँ पे ये क्या होता है, जो आणविकता होता है ना, ये वैज्ञानिकों द्वारा ऐसे ही क्रिया विधि द्वारा हम प्राप्त करते हैं। मतलब वैज्ञानिकों ने मान लिया है कि इसकी आणविकता इतनी होगी, ठीक है ना, इस अभिक्रिया की, इस पदार्थ की आणविकता इतनी होगी, तो इसको माना गया है, आणविकता को मानकर वैल्यू दिया जाता है। ठीक है ना, और जो कोटि है ना, उसे हम प्रयोगशाला द्वारा प्रयोग करके और उसके बाद हम उसको कोटि का मान निकालते हैं। ठीक है ना, तो ये बातें हैं जी। तो वही बात सेम टू सेम, अब एक एक पॉइंट्स को मैं डिस्कस थोड़ा कर दे रहा हूं कि अभिक्रिया की जो कोटि होती है, इसे हम क्रिया विधि द्वारा प्रदान या प्राप्त करते हैं, क्रिया विधि द्वारा प्राप्त करते हैं। और इसे क्या करते हैं जी, तो कोटि को हम इसे प्रयोगों द्वारा प्राप्त करते हैं। मतलब क्रिया विधि द्वारा इसे प्राप्त करेंगे, इसे प्रयोगों द्वारा प्राप्त करेंगे। दूसरा क्या है जी, यह एक सिद्धांतिक मान होता है। क्या होता है, सिद्धांतिक मान होता है, मतलब वैज्ञानिकों द्वारा माना गया मान है। ठीक है ना, जबकि कोटि जो होता है वो एक प्रायोगिक मान होता है, प्रयोगों द्वारा हम इसको प्राप्त करते हैं मान को। ठीक है ना, लैब में जाकर इसको मान को, कोटि को ज्ञात करते हैं। अगला आता है कि जो आणविकता होती है वो शून्य, ऋणात्मक और भिन्नात्मक नहीं हो सकती। कभी भी जो आणविकता है वो शून्य नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं होती, ऋण मतलब माइनस में कोई भी वैल्यू नहीं आएगा, जैसे -2 -3 ऐसे नहीं आएगा। ठीक है ना, और दूसरी बात भिन्नात्मक भी नहीं हो सकता। भिन्नात्मक मतलब 3/2 इस तरीके से, मतलब p/q के रूप में, p/q के रूप में नहीं हो सकती। तो ये बातें हैं जी, आशा करता हूं समझ के होंगे। इसका जबकि कोटि जो है, कोटि अभिक्रिया की कोटि देखिए, शून्य भी, पूर्णांक मतलब कोई भी संख्या धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, तथा भिन्नात्मक भी हो सकती है। मतलब सब हो सकता है जी। ठीक है ना, कोटि शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी, ऋणात्मक भी, भिन्नात्मक भी, 2/3 इस तरीके से भी हो सकते हैं। अंतिम हमारा जो आता है वो आता है अभिक्रिया की आणविकता किसी सरल अभिक्रिया की ही ज्ञात की जा सकती है। मतलब आणविकता जो है ना, वो केवल ओनली हम सरल अभिक्रियाओं को ज्ञात कर सकते हैं, सरल अभिक्रिया का ही ज्ञात कर सकते हैं, और जटिल अभिक्रिया का नहीं ज्ञात कर सकते आणविकता। परंतु जो कोटि है ना, वो हम सरल अभिक्रिया की कोटि, ये कोटि है जी, अभिक्रिया की कोटि सरल व जटिल दोनों प्रकार की अभिक्रियाओं का ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है ना, सिंपल सी बात, आणविकता केवल सरल अभिक्रियाओं का ज्ञात कर सकते हैं, कोटि सरल और जटिल दोनों प्रकार की अभिक्रियाओं का ज्ञात कर सकते हैं। आशा करता हूं आप समझ के होंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, ले लीजिए। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 मार्क्स का। चलिए दोस्त, बेहतर जी, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये हमारा बहुत ज्यादा, ये 2022 और 23 लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना, 2022 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2023 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना, प्रीवियस ईयर 19 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया, आप देख लीजिएगा। ठीक है ना, सेट आपको, मुझे कुछ क्वेश्चन इतना ज्यादा मतलब देख लिया हूँ, पढ़ लिया हूँ, इसको देखा हूँ कि भैया ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। इंपॉर्टेंट है जी, इसको नोट डाउन आप कर लीजिएगा, 3 मार्क्स में पूछा जाता है। क्या कह रहे हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल का सूत्र की स्थापना कीजिए। ठीक है ना, चलिए इसको मैं इसी को हेडिंग बना ले रहा हूं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल की स्थापना। ठीक है ना, इस तरीके से आप हेडिंग डालेंगे, उसके बाद आप लिखना स्टार्ट करेंगे। चलिए जी, हम प्रथम कोटि की
की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का मान ज्ञात करते हैं। हमें क्या सूत्र की स्थापना करना है, हमें यही सूत्र की स्थापना करना है, टी हाफ इजकल टू 0.6932/k। ये जो आपको फॉर्मूला दिखाई दे रहा है यही हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। इस बात को याद रखेंगे। जहां ये टी हाफ क्या है, टी हाफ मतलब अर्ध आयुकाल है, ठीक है ना। और यहाँ पे ये के क्या है, के है वेग स्थिरांक, ठीक है जी। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। तो चलिए जी, अब इसको हमें ज्ञात करना है, दिमाग में हमें होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे, हेडिंग डाल लेंगे और उसके बाद हम लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया से, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से हम क्या जानते हैं जी, ये आप नहीं लिखेंगे, ये साइड में भैया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया से एक फॉर्मूला हम जानते हैं, वो क्या जानते हैं जी, कि K इजकल टू 2.303/T हाफ log A/A-x। ये बताइए, ये फॉर्मूला हम सब जानते हैं या नहीं जानते हैं। आप सभी को ये फॉर्मूला अगर नहीं जानते हैं तो पता होनी आपको चाहिए, यदि क्लास 12th में पढ़ रहे हैं तो। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का ये व्यंजक है, फॉर्मूला है, जो है K इक्वल टू 2.303 T हाफ log 10 A/A-x। यहाँ पे log 10 आप लिख लेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे log 10 होता है। अब यहाँ पर उसके बाद ये हमारा फॉर्मूला तो हम पहले से जानते हैं। अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो अर्ध आयुकाल हम ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे एक बात आपको पता होनी चाहिए। क्या क्या पता होनी चाहिए, टी क्या है, टी यहाँ पे चूंकि आप लिख सकते हैं कि टी क्या है, समय है, ठीक है। ए क्या है, ए यहाँ पे आप याद रखेंगे प्रारंभिक सांद्रता है, पदार्थों की प्रारंभिक सांद्रता। कोई भी पदार्थ है तो पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता, ठीक है जी। और यहाँ पे x क्या है, यहाँ पे ए प्रारंभिक सांद्रता, ये भी प्रारंभिक सांद्रता है। x क्या है, x है यहाँ पर वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा, ठीक है ना। a बाई है ये a माइनस एक्स का मतलब क्या है, a माइनस एक्स को हम कह सकते हैं अंतिम सांद्रता। ये बात आप इतना याद करना पड़ेगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कुछ इसको ट्रिक है, याद करना पड़ेगा। ये क्या है, कि वेग स्थिरांक है। यहाँ पे टी जो समय हम लेंगे वो टी समय है, यहाँ पे अर्ध आयु का, ये टी हाफ आप नहीं लिखेंगे अभी आप टी हाफ यहाँ पे नहीं लिखेंगे, टी ओनली लिखेंगे। ये log 10 है A/A-x, जहाँ ए क्या है प्रारंभिक सांद्रता है, A-x मतलब अंतिम सांद्रता है, और केवल ए को तो हम जान गए कि प्रारंभिक सांद्रता, x क्या है वियोजन की मात्रा है। तो इतना हम लिखने के बाद फिर से अब क्या लिखेंगे समझिएगा, अब समझिएगा। तब अगर हम करें कि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल, तो हम जानते हैं अर्ध आयुकाल का हम फॉर्मूला क्या जानते हैं जी, कि अभिक्रिया का अर्धायुकाल, अभिक्रिया का अर्धायुकाल। तो अभिक्रिया का अर्धायुकाल से हम एक फॉर्मूला जानते हैं, वो देखिए अभिक्रिया का अर्धायुकाल अब निकालना है तो K इक्वल टू 2.303 और T यहाँ पे हम लिख देंगे, पर अर्धायुकाल लिख रहे हैं ना, अर्धायुकाल का निकाल रहे हैं तो T हाफ यहाँ पे हम लिखेंगे। अब यहाँ पे log है तो log हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है ना, log 10 तो log 10 हमने लिख दिया। फिर से यहाँ पे आप समझिएगा A है, A मतलब क्या है पदार्थों की प्रारंभिक सांद्रता है,
तो ये तो ए हम ए लिख देंगे, ठीक है ना। ये भी ए है तो ए हमने लिख दिया। ये क्या है, एक्स है। एक्स मतलब वियोजन की मात्रा। वियोजन की मात्रा को हम क्या लिखेंगे जी, आप समझिएगा। तो वियोजन की मात्रा जो एक्स है ये क्या है, ये a माइनस ए बाई 2 के बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा जी। देखिए प्रारंभिक सांद्रता यहाँ पे कह रहा है ना कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल का सूत्र की स्थापना कीजिए। मतलब जब अभिक्रिया आधी पूर्ण हो गई है तो आधी पूर्ण होने में लगा जो समय है उसी को तो अर्ध आयु काल कहते हैं। तो अभिक्रिया जब आधी पूर्ण हो गई है, ठीक है ना, तो उसका अर्ध आयु काल निकालना है, समय निकालना है। तो अभिक्रिया आधी कब पूर्ण हुई होगी, जब अभिक्रिया का जो प्रारंभिक सांद्रता होगा, वो प्रारंभिक सांद्रता जो ए है वो आधा हो गया होगा, ठीक है ना। तो आधा हो गया होगा तभी, जब वही आधा होने का मतलब क्या है, वही तो वियोजन की मात्रा है ना, समझ रहे हैं। मान लेते हैं 100 है, 100 आपके पास पदार्थ हैं, तो 100 का आधा होने में लगा समय, तो 100 का आधा तो 50 होगा। तो इसका लगा समय हमें ज्ञात करना है, तो 50 हमें मालूम होना चाहिए। तो कैसे हम पता करेंगे, यहाँ पे तो अभिक्रिया के सांद्रता ए दिया है, तो हम क्या कर सकते हैं कि 100 में जैसे 2 का भाग देंगे तभी तो 50 आएगा ना। कैसे 50 आया, 100 में 2 का भाग दिया, इसलिए ए में 2 का भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वियोजन की मात्रा कितना है। तो इसीलिए ए एक्स के जगह पर हम क्या लिखेंगे जी, अगर ज़्यादा ना समझ में आए ना तो इतना आप याद रखेंगे, x के जगह पर हम क्या लिखते हैं, x के जगह पर a बाई 2 लिखते हैं, ठीक है ना। इतना आप याद रखेंगे, क्योंकि अब उतना समय नहीं रहा कि मैं डिटेल में आपको समझाऊं, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक को हमें समझना है, ठीक है ना। चलिए ये सब आपको पहले अगर समझे रहते, आप पहले थोड़ा सा समय था एक टॉपिक पर 20-25 मिनट में दे सकता था, अभी मैं नहीं दे पाऊँगा जी, माफ़ी चाहते हैं हम। थोड़ा सा आपको भी नहीं देना चाहिए, आपको भी समय का कीमती है ना, तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए। ये हमने लिख दिया 2.303, हाफ टी हाफ लिख दिए, ये log 10 हमने लिख दिया। अब समझिएगा यहाँ पे हम ऊपर लिख रहे हैं ये a, ये अगर इसका हम एलसीएम लेते हैं तो 2 हो जाएगा, 1 2 2, 2 एकम में 2, तो 2a हो जाएगा, माइनस 2 से 2 कैंसिल, तो ये a हो जाएगा। ये हो गया ना, ठीक है जी। उसके बाद k इक्वल टू क्या होगा जी, 2.303 बाई टी 1/2 हो गया, log 10 हो गया, a बाई, अब देखिए ये a बाई क्या हो जाएगा, समझिएगा ये जो 2 है, समझिएगा ये अब क्या हो जाएगा, 2a में से 2 गो a है, 2 गो a में से 1 गो a चला गया तो एक ही ना a बचा, तो एक ही हमने लिख दिया, नीचे 2 है तो 2 हमने लिख दिया, ठीक है, इतना हमने कर दिया। उसके बाद समझिएगा ये 2.303 बाई टी हाफ, ये log 10 हो जाएगा। अब समझिएगा ये 2 तो हमारा ऊपर चला जाएगा, गुणा करा लेगा, तो ये 2a हो जाएगा, अब बाई a नीचे है तो a हो जाएगा। अब इस a से ये a कैंसिल हो जाएगा, तो जैसे ही कैंसिल हुआ तो यहाँ से k इक्वल टू 2.303 बाई टी 1/2 हो जाएगा, log 10 हो जाएगा। और यहाँ पे ओनली क्या बचा, 2 बचा। अब यहाँ पे आता है फिर से वैल्यू, आप बात को समझिएगा, यहाँ पे अब log 10 2, यहाँ हम ओनली log 2 का मान अगर हम निकालें तो ये आप वैल्यू याद रखेंगे कितना होता है जी, ये आप याद रखिएगा, ठीक है ना। ये वैल्यू आप याद रखें, k इक्वल टू 2.303 और log 1/2, इसका याद रखेंगे log 10 2 का जो वैल्यू होता है वो 0.3010 होता है, ठीक है ना, इतना आप याद रखेंगे। अब इसका अगर हम इसमें गुणा कराते हैं तो आप गुणा करा कर देख लीजिएगा, 0.6932 बाई टी 1/2 आता है, ठीक है ना, इतना आपका आ जाएगा। इसका इसमें गुणा करा कर देख सकते हैं। अब इसको पक्षांतर कर लेते हैं, इस टी आपको इधर, इसको के को इधर भेज देते हैं, तो के टी हाफ इक्वल टू, यहाँ पर टी हाफ इक्वल टू क्या आता है जी, टी हाफ इक्वल टू 0.6932 बाई क्या हो जाएगा,
के, ये आपका फॉर्मूला हो गया जी, ठीक है ना। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे केवल हमने पक्षांतर की, इसको इसके जगह पर, इसको इसके जगह पर भेज दिया है। पक्षांतर तो आपको पता होगा, कर सकते हैं। तो यही तो देखिए, ये फॉर्मूला दोनों एक ही तो हैं। तो ये हमारा अर्धायुकाल का फॉर्मूला हमने ज्ञात कर लिया। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ क्योंकि कंफ्यूजन ना हो, कहीं इसी में आप ना लिख लें, इसीलिए, ठीक है ना। चलिए जी, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए डेरिवेशन है, मैं जानता हूँ जो स्टूडेंट पहली बार डेरिवेशन को पढ़ेंगे समझेंगे ना, थोड़ी सी उनको कठिनाइयाँ होंगी। कठिनाइयाँ आ रही हैं तो ये परेशानियाँ हैं दोस्त, इसी से तो हमें लड़ना है और आगे बढ़ना है। तो इसीलिए थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता है। आप पहले पढ़ लीजिए, सभी को नोट डाउन कर लीजिए, फिर से आपको इनको याद करना है, बैठना है आराम से, अकेले बैठ कर मोबाइल को साइड रख के आराम से पढ़ाई करना है, ठीक है ना। मोबाइल बहुत ज़्यादा इस समय का मतलब डिस्ट्रैक्शन है भाई, मैं तो दिल से कह रहा हूँ। मोबाइल को बहुत ही आराम से शांत से रख दीजिए, उसके बाद आप पढ़ाई करें, तब जाकर आप पढ़ाई अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत बेहतर जी, ठीक है जी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आता है 6 नंबर क्वेश्चन कि एक दंतुर, द्विदंतुर और बहुदंतुर लिगेंड से क्या तात्पर्य है। देखिए, एक दंतुर कहे या एक दंतुक कहे, दोनों बात एक है, इससे कंफ्यूजन ना होनी चाहिए आपको, ठीक है ना। कंफ्यूजन नहीं करना है क्योंकि अलग अलग राइटर ने अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। एक दंतुर कहे, एक दंतुक कहे, एक दंत कहे, बात वही है। तो एक दंतुक लिगेंड, द्विदंतुक, बहुदंतुक लिगेंड क्या होते हैं आप समझिएगा। तो अब इसको हमें बताना है। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि लिगेंड क्या होते हैं। लिगेंड के ही तो ये प्रकार हैं, एक दंतुक लिगेंड, द्विदंतुक और बहुदंतुक। तो पहले हमें लिगेंड समझना पड़ेगा, इसलिए पहले हमने यहाँ पे लिखा है लिगेंड। पहले हम लिगेंड को समझ लेते हैं, फिर इन पर हम डिस्कस करेंगे जी। आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे, पहले इधर ध्यान नहीं देनी है। लिगेंड को हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि उपसंयोजक यौगिक के केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के चारों ओर जुड़े वे परमाणु या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म उपसंयोजक बंध द्वारा प्रदान करते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। मतलब समझिएगा, यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं, ठीक है। ये हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, K4 कोष्ठ में FeCN का होल 6, ये आपका हमने एग्जाम्पल लिख दिया। ये क्या है, उपसंयोजक यौगिक का एग्जाम्पल है। यदि हम इसकी संरचना बनाएं तो इसकी संरचना कुछ इस तरीके से ही बनेगा जी, ठीक है ना। देखिए एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए ये हमारा क्या है जी, ये हमारा है केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु, ठीक है। ये हमारा जो CN यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, CN का 6 है, तो यही है हमारा लिगेंड, ठीक है ना। इसी को हमें परिभाषा करना है, ठीक है ना। इस बात को भी आपको पता होनी चाहिए। ये क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु है। अब बात को समझिएगा, इसको कैसे हम करेंगे समझिएगा। फिगर हम इसका बनाते हैं, संरचना बनाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा Fe, केंद्रीय धातु परमाणु यहाँ पे रहता है। इसकी 1 2 3 4 5 6, एक CN, दूसरा CN, तीसरा CN, चौथा CN, पांचवा CN और छठा CN, ठीक है ना। चलिए इतना आपको पता होनी चाहिए। अब बात को समझना है और हमें, ठीक है। यहाँ पे ये हमें समझना है कि देखिए यहाँ पे, अब मैं इसको थोड़ा सा फिगर और कंप्लीटली बना दूं इस तरीके से। और यहाँ पर क्या होता है 4K प्लस, यहाँ पे 4K होता है। बात को यहाँ पे समझना क्या है, यहाँ पर इस तरीके से इसकी संरचना इस तरीके से बनती है। यहाँ पर देखिए ये केंद्रीय धातु परमाणु है, यहाँ पे जो Fe दिखाई दे रहा है ये केंद्रीय धातु परमाणु है, और ये सभी क्या है, लिगेंड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है, ये लिगेंडों का क्या कार्य है,
ये लिगेंड जो है ना, ये केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं जी? इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं। लिगेंड जो है इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं। अब किसके द्वारा दे रहे हैं? यहाँ पे एक बंध ये बन रहा है, यहाँ पे एक बंध ये दिखाई दे रहा है, बंध बन रहा है, तो इसको उपसहसंयोजक बंध कहते हैं, उपसहसंयोजक बंध कहते हैं। तो उपसहसंयोजक बंध के द्वारा क्या दे रहे हैं? इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा दे रहे हैं। तो हम यही कह रहे हैं कि हम क्या कह रहे हैं कि किसी उपसहसंयोजक यौगिक मतलब किसी उपसहसंयोजक यौगिक में उपस्थित केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर जुड़े वे परमाणु या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म उपसहसंयोजक बंध द्वारा प्रदान करते हैं। प्रदान मतलब देते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? लिगेंड कहते हैं। समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं ये एक उपसहसंयोजक यौगिक है, तो किसी उपसहसंयोजक यौगिक में उपस्थित केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर जुड़े वे परमाणु, ये सभी परमाणु हैं या आयन है, वे परमाणु जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म उपसहसंयोजक बंध द्वारा देते हैं, प्रदान करते हैं, तो उसी को लिगेंड कहते हैं। सिंपल सा है, वही बात लिखा है। उपसहसंयोजक यौगिक में उपसहसंयोजक यौगिक के केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के चारों ओर जुड़े वे परमाणु या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म उपसहसंयोजक बंध द्वारा प्रदान करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? लिगेंड कहते हैं। आशा करता हूं समझ गए होंगे। इतना लिखने के बाद ये फिगर आप बना लेंगे, या ऐसे आप फिगर ना बनाए तो इसमें लिख लेंगे कि इसमें क्या लिख देंगे जी? Cn मतलब ये तो हमने सिंपल से दिखाई दिया है कि ये केंद्रीय धातु परमाणु, ये लिगेंड है, तो ऐसे ही आप दर्शा देंगे। ठीक है ना? चलिए जी, अगला हमारा आता है यहाँ पे कि लिगेंडों के प्रकार। अब हम आते हैं, इसको अब हम जानेंगे जी। ठीक है ना? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, अब तीनों को देख लेते हैं। ठीक है जी, पहला आता है एक दंतुक लिगेंड। तो एक दंतुक लिगेंड या एक दंतुर लिगेंड क्या होता है समझिएगा। ऐसा लिगेंड जिसमें एक दाता परमाणु होता है उसे एक दंतुक लिगेंड कहते हैं। केवल एक ही दाता परमाणु होगा, एक दंतुक लिगेंड हम कहेंगे। ठीक है ना? द्विदंतुक लिगेंड, द्विदंतुर लिगेंड का मतलब क्या है कि ऐसा लिगेंड जिसमें दो दाता परमाणु होता है उसे हम द्विदंतुक लिगेंड कहते हैं। अगला आता है बहुदंतुक लिगेंड। तो ऐसा लिगेंड जिसमें तीन या तीन से अधिक दाता परमाणु उपस्थित होता है उसे हम त्रिदंतुक लिगेंड कहते हैं। तो इतनी बातों को आपको याद रखना है। ठीक है ना? चलिए जी, तो अब देखिए लिगेंडों का जैसे एग्जाम्पल आपको लिखना पड़ेगा, तो ये सब आप याद रख लेंगे। ठीक है ना? जैसे कि H2O है, ठीक है, NH3 है, Cl है, ये सभी आपके क्या है? एक दंतुक लिगेंड का एग्जाम्पल है। मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आपको लिखवा दे रहा हूं, ये आप याद रखेंगे। ठीक है ना? ठीक है, ये सभी आपको एग्जाम्पल याद रखना है, ये सभी आपको, ठीक है ना, बहुत ही काम आएंगे। ठीक है, तो यहां पे ये सभी क्या है? ETC, ये सभी आपको याद करना पड़ेगा, अगर कोई रास्ता नहीं है। ये सभी क्या है? हमारा एक दंतुक लिगेंड है। लिगेंडों का मतलब क्या है? इसी के केंद्रीय धातु परमाणु के बाद ही ये सभी रहेंगे, तो ये सभी लिगेंड है जी, एक दंतुक लिगेंड है इनमें। ठीक है ना? अगला आता है द्विदंतुक लिगेंड। अब द्विदंतुक लिगेंड कौन कौन सा है जी, तो समझिएगा। चलिए, तो यहाँ पे द्विदंतुक लिगेंड में आपको याद रखना है, ये सभी एग्जाम्पल आपको याद ही करना पड़ेगा। NH2, CH2, CH2, NH2। ठीक है ना? ठीक है, तो इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर NH2, CH2, CH2, NH2 है। यहाँ पे देखिए दो दाता परमाणु है, यहाँ पे एक नाइट्रोजन है, इसके पास एक दाता परमाणु ये है, एक दाता परमाणु ये है, तो इसमें दो दाता परमाणु है। इसमें आपका एक एक, ये सभी दाता परमाणु है, एक एक दाता परमाणु यहाँ पर ये है।
ठीक है ना। तो ये बात आप याद रखेंगे, इसमें 2 दाता परमाणु आपको दिखाई देती है। अगला आता है हमारा त्रिदंतुक लिगेंड, ठीक है ना। चलिए जी, तो त्रिदंतुक लिगेंड का मतलब क्या है इसको भी हम समझ लेते हैं। त्रिदंतुक का लिगेंड का मतलब क्या है, एग्जाम्पल से अगर मैं बताऊं, इसका एग्जाम्पल आप याद रख लेंगे कि NH2 CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2, ठीक है ना। तो ये आप एग्जाम्पल याद रखेंगे त्रिदंतुक लिगेंड का, ठीक है ना। तो इसमें आप देख सकते हैं कहा गया है ना 3 या 3 से अधिक दाता परमाणु होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 से अधिक दाता परमाणु हैं। एक तो यहाँ पे एक ये दाता परमाणु है, एक फिर से यहाँ पे दाता परमाणु, एक यहाँ पे 3 दाता परमाणु हो गए, देखिए यहाँ पे एक और हो गया, तो 4 दाता इसमें परमाणु हो गए। तो ये क्या हो जाएगा, बहुदंतुक लिगेंड का एग्जाम्पल हो जाएगा। ये सब कुछ आपको याद करना पड़ेगा, एग्जाम्पल तो आपको याद ही करना पड़ेगा, अदर कोई मार्ग है नहीं। स्क्रीनशॉट लेंगे, ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं दोस्त। चलिए जी, बेहतर जी, बहुत बेहतर, ठीक है जी। अगला हमारा आता है 7 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एल्कोहल तथा KI की अभिक्रिया से सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग क्यों नहीं करते हैं। देखिए एक बात यहाँ पे समझना चाहिए कि मतलब ये कहा जा रहा है ना कि एल्कोहल तथा जो KI है, ठीक है ना, मतलब पोटेशियम आयोडीन है, तो इन दोनों की अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग क्यों नहीं करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट है जी, 3 नंबर में ये पूछा गया है, इसको एक्सप्लेन करना है। इस तरीके से क्वेश्चन थोड़ा घुमाने वाला पूछा जाता है। तो देखिए लिखा गया है कि एल्कोहल तथा KI की अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब क्या है, H2SO4। तो सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4 का उपयोग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि यह HI, जो HI है हाइड्रोजन आयोडाइन है, इसमें से I2 को, मतलब जो HI है ना उसमें से I2 को बाहर निकाल देता है, ऑक्सीकृत कर देता है, वाष्पित कर देता है, ठीक है ना। इसीलिए हम इसका उपयोग नहीं करते हैं, ठीक है ना। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए जी, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये क्या करता है ना कि जब एल्कोहल का KI पोटेशियम आयोडीन से हम क्रिया कराते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल KI से क्रिया करके आयोडीन को ही पहले बाहर निकाल देता है, ठीक है। जैसे कैसे करता है तो समझिएगा, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से भी समझा दे रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल से मैं कहूँ तो जैसे ये KI है, तो KI है, अब इसको हम क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराएंगे। तो H2SO4 है ना, 2 हाइड्रोजन है, तो HHSO4 हम लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 हाइड्रोजन अभी भी है, ऐसे इसलिए लिख रहे हैं कि जिससे आपको समझ में आए, ठीक है ना। तो ऐसे हमने कर दिया। तो अब ये क्या करता है समझिएगा, यहाँ से ये आपका इतना प्रोडक्ट यहाँ से ये निकल जाते हैं, ये H और I आपस में क्रिया करके ये बाहर निकल जाते हैं। तो ये HI करके बाहर निकल गए, बचा क्या, KHSO4 पोटेशियम बाइसल्फेट का निर्माण सबसे पहले यहाँ पर करते हैं, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, फिर से जो ये हमारा HI है इसको फिर से, मतलब ये अभी क्रिया हो रहा है इन्हीं के बीच, तभी हम बता रहे हैं। फिर से ये HI आता है यहाँ पर, जो HI है ये फिर से जो H2SO4 है ना इससे क्रिया कर लेता है, H2SO4 से क्रिया करता है। और जैसे ही H2SO4 से क्रिया करेगा, बट इसको हम 2 मात्रा में लेंगे, इसको हम 2 मात्रा में लेते हैं, क्योंकि यहाँ से हम कितना भी ले सकते हैं, तो इसकी 2 मात्रा में हम लेंगे। तो जैसे इतना लेते हैं ना, तो देखिए यहाँ से क्या होता है, सबसे पहले तो 2 यहाँ से I2 ही निकलता है, मतलब यहां से 2 मात्रा में ये I2 जो है ना ये हमारी निकल जाती है, ठीक है ना। और क्या हमारा बनता है, यहाँ पर 2 मात्रा में H2O निकलता है और SO4 भी हमारा, SO2 भी निकल जाता है, ठीक है ना। देखिए कैसे निकलता है जी, यहाँ से 2 I निकल गया सबसे पहली बात, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बचे हुए हैं और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन है,
तो 4 हाइड्रोजन को H2O 2H2O हमने लिख दिया, ठीक है ना। यहाँ से हम 2 ऑक्सीजन ले रहे हैं, 4 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन ले लिए, तो वही हमारा हो गया है 2H2O। उसके बाद यहाँ पे बचा सल्फर और 2 ऑक्सीजन बचे हुए, तो यही SO2 बन गया। मतलब कुल यहाँ पे बताने की क्या बात है, समझिएगा बात। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जब हम एल्कोहल को लेंगे और KI एल्कोहल तथा KI की अभिक्रिया जब इन दोनों ये एक साथ होंगे, उसके बाद अगर हमने सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराएंगे तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल, एल्कोहल को तो छोड़िए, ये सल्फ्यूरिक अम्ल पहले KI से इतना ये सब क्रिया करेगा, और क्रिया करेगा ना तो यहाँ से जो ये आयोडीन है इसको ये सबसे पहले बाहर निकाल देगा। हमें बाहर आयोडीन को नहीं निकालना है, ठीक है ना। इस बात को आप याद रखेंगे, इसलिए हम सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग नहीं करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आयोडीन का ऑक्सीकृत हमें नहीं करना है। अगला याद रखेंगे कि इसीलिए H2SO4 मतलब शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के स्थान पर हम किसका प्रयोग करते हैं, H3PO4 का उपयोग करते हैं, क्योंकि यह HI से I2 मतलब HI जो है ना हाइड्रोजन आयोडीन से I2 को बाहर मतलब ऑक्सीकृत नहीं करता है, इसलिए हम क्या करते हैं, इनका उपयोग करते हैं जी, ठीक है ना। चलिए तो देखिए कैसे हम करते हैं, तो सिंपल सा हम लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम इसको लेते हैं एल्कोहल को, तो एल्कोहल हम ले लेते हैं जैसे C2H5OH, ये भी एक एल्कोहल है, और इसको हम किससे क्रिया कराएंगे, KI की उपस्थिति में हम क्रिया कराते हैं। अब किसके साथ कौन सा हम लेंगे यहाँ पे, तो इसके साथ हम क्रिया कराएंगे, मतलब H3PO4 के साथ हम क्रिया कराते हैं। तो जब हम ऐसा करते हैं तो समझिएगा क्या होता है, यहाँ से हमारा सबसे पहला यहाँ से क्या निकलता है, यहाँ से C2H5, ठीक है ना, C2H5 और यहाँ से आयोडीन, तो ये एथिल आयोडीन हमारा सबसे पहला निकलता है। यहाँ से C2H5 और यहाँ से I हमारे निकलता है एथिल आयोडीन, सबसे पहले बाहर निकल जाते हैं, ठीक है ना। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। दूसरा आपको हमारा क्या होता है, दूसरा आपको बात समझने वाला है। दूसरा हमारे यहाँ से ये होता है ना कि यहाँ पे देखिए H3PO4 है, 3 हाइड्रोजन है ना, तो यहाँ से 1 हाइड्रोजन मात्र निकलता है, 1 हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बचे होंगे, तो 1 हाइड्रोजन ये निकलता है ना, तो ये हाइड्रोजन आता है और यहाँ पे OH बचा हुआ है, इससे क्रिया कर लेता है, तो 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन हो गए, तो 2 हाइड्रोजन का मतलब H2 हो गया, एक ऑक्सीजन भी तो है, तो H2O बनाकर ये जल के रूप में बाहर निकल जाते हैं। तो अब बचा यहाँ पे क्या, यहाँ पे बचा क्या है, तो यहाँ पे बचा है H2PO4 बचा हुआ है, यही ना बचा है जी। और इधर केवल देखिए यहाँ पे एक पोटेशियम बचा हुआ है, तो यही हमारा क्या बन जाता है, यहाँ पे बन जाता है KH2SO4 बन जाता है, ठीक है ना, ये हमारा बन जाता है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा आसानी से। मतलब सिंपल सी बात है, एथिल एल्कोहल है, पोटेशियम आयोडीन है, और इसको जो H3PO4 से हम क्रिया कराते हैं, तो सबसे पहले ये हमारा सबसे पहले C2H5 और यहाँ से आयोडीन ये बाहर निकलते हैं। दूसरा यहाँ से 1 हाइड्रोजन और यहाँ से OH ये बनकर H2O निकल जाते हैं। यहाँ पर केवल यहाँ से पोटेशियम KH2PO4 ये हमारा तीसरे नंबर पर निकल जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे आयोडीन जो है यहाँ पे तो ऑक्सीकृत हो गया था, निकल गया था, बट हमने इससे क्रिया कराया तो एथिल एल्कोहल से ही ये क्रिया किया है, ठीक है, और उसमें तो कर ही नहीं रहा था, तो कोई फायदा होने वाला नहीं था, तो इसलिए हम इसको करते हैं जी। इतना आपको एक्सप्लेन करना है, ये सब आपको रिएक्शन लिखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, तब 3 नंबर मिलेंगे जी, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे आप। चलिए स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत बेहतर जी। चलिए आशा करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। देखिए मैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको तो सबसे पहली बात इतनी बात बेसिक पता है ना जी, इतना बात नहीं पता है तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूँगा। जो केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री का आपको पता है कैसे हम तैयारी करा रहे थे, केमिस्ट्री का आपको कैसे तैयारी कराया जा रहा है मालूम है आपको। सबसे पहले 1 शॉट तो हमने सबका करा दिया है, 2 चैप्टर बचे हुए हैं, ठीक है ना, 3 चैप्टर और बचे हुए हैं केमिस्ट्री का 1 शॉट का, वो हम करा देंगे, ठीक है ना, क्योंकि 1 शॉट
पढ़ाएंगे उसका टेंशन आप ना ले, वो हम करा देंगे। 3 चैप्टर और बचे हुए हैं। तो एक क्या बचा है, एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, एक एमीन, एक जैव अणु। फिजिक्स का तो टोटल कंप्लीट है, तो ये 3 बचे हुए हैं, करा देंगे उसको, टेंशन ना लें। अभी जो हम पढ़ा रहे हैं, सबसे पहले हम 2 अंक वाले 2 वीडियो आपको बनाए हैं। एक में 1 से लेकर अब 5 चैप्टर का कराए हैं, एक में आपको जो 6 चैप्टर से लेकर और 10 चैप्टर तक का करा दिए हैं। तो 2 वीडियो ये आप देख लीजिए, केमिस्ट्री का 2 अंक वाला 2 वीडियो बना है, एक 1 से 5 फिर से 6 से 10 तक का। तो ये 2 देख लेंगे तो 2 नंबर वाला जितना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये तैयार हो जाएगा। फिर से हम 3 नंबर वाला संपूर्ण किताब का 3 अंक वाला संपूर्ण किताब का हम करा रहे हैं, जिसको आप ये देख ही रहे हैं। तो ये तो कंप्लीट हो ही गया। अब बचा फिर से 4 नंबर वाला 4 अंक वाला आपको एक वीडियो आएगा, जिसमें हम संपूर्ण किताब का मतलब करा देंगे। अब फिर से एक बचा 5 नंबर वाला, तो ये भी हम कराएंगे। मतलब केमिस्ट्री पे और 2 वीडियो आएंगे, एक 4 नंबर एक 5 नंबर वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ठीक है ना। तो उसको आप जरूर देखिएगा। बेहतर बात मुझे बताने का मकसद ये है कि अगर केमिस्ट्री के 2 अंक वाले ये दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक आपको केमिस्ट्री 1 शॉट के नाम से एक लिंक मिलेगा, उस पर आप क्लिक कीजिएगा, ठीक है ना। नीचे आप जाएंगे ना तो आपको मिल जाएगा, तो उस पर क्लिक करेंगे या प्लेलिस्ट में भी जाएंगे तो वहां पे केमिस्ट्री 1 शॉट के नाम से एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। नीचे जब जाएंगे ना, सबसे नीचे आप जाएंगे तो देखिएगा वहां पे जब हमारा जो महाभारत सीरीज स्टार्ट हुआ है, इस तरीके से आपको मिलेंगे, ठीक है, मैराथन सब कुछ। तो वहाँ पे आपको मिलेगा कि 2 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, थंबनेल से ही आप देख लीजिएगा, वहाँ से आप उन सभी को स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है ना। रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरे स्टूडेंट है वो सब एक अच्छे नंबर से पास हो, ठीक है ना। क्योंकि आप अपना, अगर आपका दिल खुश रहेगा ना तो मेरा भी दिल खुश रहेगा। मैं चाहता हूँ यार, मैं चाहता हूँ कि आपका नंबर अच्छा है, आपका अपना नाम रोशन करें, आप अपने माता पिता का नाम रोशन करें, ठीक है ना। तो मेहनत तो करना ही ना पड़ेगा जी, हम तो मतलब केवल हम मार्ग दिखा सकते हैं, चलना तो आपको ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। इसको आप स्क्रीनशॉट ले ही लिए हैं। अगला देखिए, अब यहाँ पे हमारा जो आता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। चलिए जी, तो अब हमें समझना है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि प्राथमिक एल्कोहल क्या होता है, फिर हम देखेंगे द्वितीयक एल्कोहल क्या होता है, फिर हम देखेंगे तृतीयक एल्कोहल क्या होता है, ठीक है ना। तो ये हाइड्रोक्सी समूहों के आधार पर ये बांटा गया है एल्कोहलों का। तो यहाँ पे देखिए, ऐसा एल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सी समूह प्रथम कार्बन परमाणु से, यहाँ पे लिखा गया ना प्राथमिक कार्बन परमाणु से, मतलब 1 डिग्री से, 1 डिग्री मतलब प्रथम कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, उसे प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल से अगर मैं कहूँ, जो हाइड्रोक्सी समूह है जैसे जैसे एग्जांपल से मैं कहूँ तो CH3, ये कलर क्या हो गया भैया, CH3OH। तो देखिए हाइड्रोक्सी समूह एक प्रथम कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, तो ये आपका एग्जांपल हो जाएगा। फिर से C2H5OH, ये भी आपका एग्जांपल हो जाएगा। C3H7OH, ये भी आपका प्रथम कार्बन परमाणु का ही एग्जाम्पल हो जाएगा। ये मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, ठीक है, मेथेट प्रोपिल एल्कोहल इसे कहते हैं, ठीक है ना। नाम आप याद रखेंगे सभी। देखिए हाइड्रोक्सी समूह एक कार्बन, ये प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। अब प्राथमिक कार्बन परमाणु कैसे हम पहचानेंगे, आप कहेंगे सर यहाँ पे तो एक कार्बन है, समझ में आ रहा है, यहाँ पे 2 कार्बन है, तो उस तरीके से नहीं होता है जी। प्राथमिक और द्वितीय कार्बन परमाणु ये क्लास 11th में हमने सब कुछ अभी कुछ दिन पहले ही हमने कराया हुआ है, ठीक है ना। एल्काइल समूह जब हमने पढ़ाया था तो उसमें हमने बताया था। तो अगर समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो अब समय गया दोस्त, अब समय गया, आपको केवल याद ही करना पड़ेगा, तो याद कर लीजिएगा। देखिए याद करने का सिंपल तरीका, ऐसे एल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सी समूह प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़े हैं उसे प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं, ठीक है ना। अगला आता है द्वितीयक एल्कोहल का मतलब कि ऐसा एल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सी समूह द्वितीय कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं उसे द्वितीयक एल्कोहल कहेंगे। तृतीयक एल्कोहल के लिए क्या कहेंगे, ऐसे एल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सी समूह तृतीय कार्बन परमाणु से जुड़े होंगे उसे हम क्या कहेंगे, तृतीयक एल्कोहल कहेंगे जी।
आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि एग्जाम्पल हम दे सकते हैं CH3 अ CHOH, ठीक है ना, 1 2 3 4, हाँ ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है ना। ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, द्वितीयक एल्कोहल का एग्जाम्पल हो जाएगा, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए जी, इतना आप समझ के। अगला आता है तृतीयक एल्कोहल। तृतीयक एल्कोहल का एग्जाम्पल आप ऐसे दे सकते हैं कि CH3 COH, इस तरीके से दे सकते हैं, या अलग अलग बहुत तरीका है, या तो ऐसे बना लें या आप ऐसे भी बना सकते हैं कि COH, इस तरीके से आप बना लेंगे, CH3 यहाँ पे CH3, यहाँ पर CH3, तो ये भी हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा। इस तरीके से अच्छा रहेगा, ये आप बनाएं, ठीक है ना। ऐसे भी बना सकते हैं बट ऐसे ज़्यादा बनाएंगे तो बेटर रहेगा। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा। देख रहे हैं ना, हाइड्रोक्सी समूह से ये जो क्या है, जो तृतीय कार्बन परमाणु जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए जी ये तृतीयक एल्कोहल का एग्जाम्पल हो जाएगा। चलिए जी, इसका स्क्रीनशॉट आप लेंगे तो ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ले लिए होंगे ना, ठीक है जी। चलिए, अगला आता है प्रयोगशाला में एथिल एमीन बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। अब प्रयोगशाला में हमें एथिल एमीन बनाना है जी, एथिल एमीन बनाने की विधि का वर्णन करना है। तो हमने यहाँ पे सबसे पहला वही लिखा है कि एथिल एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। देखिए लॉन्ग टाइम वीडियो ये थोड़ा सा लंबा होगा ही, क्योंकि संपूर्ण किताब पर जाहिर सी बात है हम डिस्कस कर रहे हैं तो लॉन्ग तो होगा ही। बट जो सब्र करे हुए हैं, मॉन्क बने हुए हैं, एक जो हम कह सकते हैं मॉन्क के तरह जो व्यवहार करते हैं ना, वही जीवन में सफल हो पाएंगे, मुझे आई थिंक लगता है। सफल तो मेहनत करेंगे होंगे ही, बट टाइम लगेगा, और टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। तो मॉन्क की तरह बनिए, एक सन्यासी की तरह बुद्धिमान मत्ता लाइए, ठीक है ना। जैसे सन्यासी आपको नहीं बनना है, सन्यासी की तरह बुद्धि लागना है कि सक्सेस उन्हीं को मिलती है जिनके पास पेशेंस होता है, हार्ड वर्किंग होते हैं, ठीक है ना, और हमेशा कुछ नया सीखने का वो प्रयास करते हैं, वही आगे बढ़ पाएंगे। तो यही बात होता है जी। एथिल एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या है, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है, ये जब प्रोपेनामाइड को, ठीक है ना, जब प्रोपेनामाइड को Br और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे आगे को होना चाहिए, मतलब यहाँ पे जब प्रोपेनामाइड को, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जब प्रोपेनामाइड को Br और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यही है जी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को के साथ हम क्या कराते हैं, क्रिया कराते हैं, तो एथिल एमीन का निर्माण हमारा हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा जी, हमें प्रोपेनामाइड को लेना होगा, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें प्रोपेनामाइड को हमें लेना पड़ेगा। चलिए जी, हम इसको दिखाते हैं प्रोपेनामाइड। तो हम लेते हैं C2H5 CONH2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहली बात तो ये हमारा प्रोपेनामाइड हो गया। तो जब हम प्रोपेनामाइड को लेंगे, ठीक है ना, जब प्रोपेनामाइड को लेंगे और Br, तो Br को हम 2 मात्रा में ले लेते हैं, इसको क्या करेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराएंगे। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का हम यहाँ पे 4 मात्रा ले लेते हैं, 1 2 3 और 4। जाहिर सी बात है हम चाहते तो यहाँ पर 4 लिख सकते थे, यहाँ पे 2 लिख सकते थे, बट इस तरीके से हम इसलिए करा रहे हैं जिससे आपको आसानी से, बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना, इसलिए हम ऐसा कराने का आपको प्रयास कर रहे हैं। देखिए, तो जब हम इनकी क्रिया कराते हैं तो देखिए क्या होता है। सबसे पहले बात समझिएगा, नहीं समझेंगे दिक्कत होगा। यहाँ से ये आपका निकलता है C2H5 और यहाँ से N2 निकलता है, तो ये आपका आपस में ऐड होते हैं। तो सबसे पहला C2H5 और NH2, तो ये हमारा निकल जाते हैं, ठीक है, बात समझ के। यहाँ से अब देखिए, यहाँ से एक ये निकलता है, उसके बाद दूसरा क्या निकलता है, दूसरा में ये 2 Br निकलते हैं, 2 यहाँ से पोटेशियम निकलता है,
ठीक है ना। दो ये Br निकलते हैं, दो पोटेशियम निकलते हैं, तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 2KBr, ठीक है ना। समझ रहे हैं, दो पोटेशियम और दो ब्रोमीन निकलकर 2KBr ये बाहर निकल जाते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ से अगर आप देखें तो समझिएगा, यहाँ से मैं कैसे समझाऊं, आई थिंक इस तरीके से पतला कर ले रहे हैं हम। देखिए समझिएगा बात, इतना हो गया ना। सबसे पहले इसको इससे क्रिया करके ये हमारा एथिलेमिन बना दिया है, जिसे हमें ज्ञात करना था। एथिलेमिन बन गया, ये पोटेशियम, दो पोटेशियम और दो ब्रोमीन निकल गए हैं, तो 2KBr निकल गया है, ठीक है ना। अब बचा क्या है, तो यहाँ से अगर आप देखें तो इतना हम एक यहाँ पे आपको देखेंगे तो दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, तो ये H2O है, दो हाइड्रोजन तो H2 और O है, एक जल का अणु है। और एक यहाँ पे फिर से आप देखते हैं, ठीक है ना, तो ये भी H2O है, तो दो जल के अणु दिखाई दे रहे हैं ना, एक ये दो जल के अणु दिखाई दे रहे हैं, तो यही हम लिख सकते हैं 2H2O, मतलब दो जल के अणु यहाँ पर निकल गए हैं। तो दो जल के अणु हमारे निकल गए हैं, तो अब बचा क्या, अब बचा क्या है K2, देखिए दो पोटेशियम बचा हुआ है, ठीक है ना। देखिए अब बचा क्या है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, बचा है दो पोटेशियम बचे हैं, तो K2 लिख दिए, दो पोटेशियम है तो K2 हमने लिख दिया। फिर से यहाँ पे CO बचा है, तो C और O हमने लिख दिया, CO। तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन, यहाँ के एक ऑक्सीजन, यहाँ के एक ऑक्सीजन, यहाँ पे दो है, यहाँ पे एक, तीन ऑक्सीजन है ना, तो CO3 हमने लिख दिया है। तो यहाँ पर K2CO3 ये हमारा बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एथिलेमिन का निर्माण करते हैं। ये हमारा क्या है जी, ये हमारा क्या है, यही तो है एथिल एमीन, यही तो है हमारा एथिलेमिन। तो आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। तो मैं अभी थोड़ा सा एक बार और मैं बता दे रहा हूँ, समझिएगा। जब हमने जो यहाँ पे हमने प्रोपेनामाइड को लिया है, Br और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराया है, तो देखिए यहाँ से C2H5NH2 सबसे पहले ये निकला है, फिर से दो पोटेशियम और दो Br ये आपस में क्रिया कराकर 2Br निकले हैं। यहाँ का एक H2O, यहाँ के एक H2O, दो H2O हैं तो दो H2O निकला है। फिर से यहाँ पे CO, मतलब यहाँ पे दो पोटेशियम थे तो K2CO, यहाँ पे तीन ऑक्सीजन थे तो वही K2CO3 ये हमारा बाहर निकला हुआ है। आशा करता हूँ आप समझ में आ गया होगा। तो अब आपको समझ में आ गया है तो इसको मैं इस तरीके से, ये जो अंडरलाइन हमने किया था ना, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, क्योंकि आपको नहीं करना है ऐसे, ये आप इरेज कर लेंगे। ऐसे आपको एग्जाम में ऐसे नॉर्मल लिखकर आना है, ठीक है ना, सॉरी। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। यहाँ पे आप लिख लेंगे ये क्या है, प्रोपेनामाइड है, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होंगी। अगला आता है भौतिक गुण। अब भौतिक गुण क्या है जी, तो देखिए ये क्या होता है कि जो NH3, तो एमीन जो है ना NH3 है, तो जो NH3 के अमोनिया है ना, तो अमोनिया जैसी गंध वाली रंगहीन गैस व वाष्पशील द्रव होता है। मतलब इनमें जो हमारा एथिलेमिन है इसमें अमोनिया जैसी गंध होता है, ठीक है ना, रंगहीन वाष्प, ठीक है ना, रंगहीन गैस होता है, वाष्पशील द्रव होता है। इस बात को आप याद रखेंगे। दूसरा होता है जल में घुलनशील होते हैं, जल में घोलेंगे ना तो घुल जाएगा, कौन, एथिलेमिन, ये वाला। अगला आता है इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है, ठीक है ना, जल में घोलेंगे तो ये क्षारीय विलयन देगा। अगला आता है कार्बनिक विलायकों में क्या होता है, घुलनशील होता है, मतलब कार्बनिक विलायकों में अगर हम घोलेंगे तो ये घुल जाएगा आसानी से। आशा करता हूँ समझ के होंगे। चलिए जी आगे हम बढ़ते हैं। अब हमें जानना है इसका रासायनिक गुण। अब रासायनिक गुण हमें जानना है, तो चलिए जी सबसे पहला हम देखते हैं कि HCl से क्रिया। तो हम ले लेते हैं अपना एथिलेमिन को, C2H5NH2 को। तो जब हम एथिलेमिन की क्रिया HCl से कराते हैं, ठीक है ना, तो देखिए यही तो हमसे कह रहा है ना, HCl से क्रिया। तो जब एथिलेमिन की क्रिया हम HCl से कराते हैं तो क्या होता है जी, बनता जानते हैं क्या है, C2H5NH3
Cl, ये हमारा बन जाता है। मतलब ये हाइड्रोजन जाकर यहाँ पर इस हाइड्रोजन के साथ ऐड हो जाता है। दो यहाँ पे देखेंगे तो हाइड्रोजन है, एक ये ऐड हो गया, तो कितना हो गया C2H5NH3 हो जाएंगे, और Cl तो C2H5NH3Cl ये हमारा बन जाएगा। तो इस बात को आपको याद रखना है, इस अभिक्रिया को। एथिल अमोनियम क्लोराइड, ठीक है ना, ये हमारा क्या बनता है, एथिल अमोनियम क्लोराइड बनता है। तो एथिल अमोनियम क्लोराइड। चलिए जी, तो ये आशा करता हूं आप समझ गए होंगे, ये एथिलेमीन है। ठीक है जी, ये क्या है, ये HCl क्या है, एक अम्ल ही तो है ना, तो ये आप समझ गए हैं। अगला आता है क्लोरोफॉर्म से क्रिया। अब जब हम एथिल एमीन की क्रिया हम जिससे कैसे कराते हैं जी, क्लोरोफॉर्म से कराएंगे तो क्या होगा। तो देखिए इसमें आप क्या करते हैं, ठीक है, जब हम एथिल एमीन को ले लेते हैं तो सबसे पहले C2H5 और NH2, ये हमने एथिल एमीन को ले लिया। अब इसको हम क्लोरोफॉर्म से क्रिया कराएंगे, CHCl3 होता है, तो यहाँ पे 3 Cl होता है, तो इस तरीके से हम Cl लिख दे रहे हैं। तो ऐसे हमने लिख दिया। उसके बाद याद रखेंगे हम इसमें एक क्षार का उपयोग करते हैं जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम इसकी क्या कराते हैं, क्रिया कराएंगे जी, ठीक है ना। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से हम इसकी क्रिया कराते हैं, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से हम इसकी क्रिया कराएंगे। तो ऐसा हम करते हैं, तो देखिए क्या होता है, यहां से ये निकलता है ना कि यहां से समझिएगा, यहां से सॉरी इस कलर को नहीं लूंगा, ये ले लेते हैं। यहां से सबसे पहले C2, यहां से ये इतना निकलता है C2H5N, और यहाँ से एक कार्बन इससे जुड़ जाता है। तो यहाँ पे क्या बनता है जी, यहाँ पे सबसे पहला हमें बनता है C2H5NC, मतलब ये इसको हम C2H5NC हम कह सकते हैं, ये हमारा बनता है एथिल साइनाइड, ठीक है ना। C2H5N और C बन गया, तो यही C2H5NC लिख सकते हैं, या हम इसको चाहें तो C2H5 जो NC लिखा गया उसको CN भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। CN लिखेंगे तो साइनाइड थोड़ा सा CN से ही हम लिखते हैं, तो NC लिखें या CN लिखें दोनों बात एक ही है, तो CN हमने लिख दिया। इतनी बात समझ रहे हैं, ये कार्बन ये नाइट्रोजन, तो ये आपस में जुड़ गए हैं, ठीक है ना। तो इतनी बात आपको आशा करता हूं समझ में आ गई होगी, ठीक है जी। एक एक उसके बाद देखिए यहाँ पे जो पोटेशियम है ना वो क्लोरीन से हमारी क्रिया कर लेंगे। तो देखिए जब पोटेशियम जो है वो क्लोरीन से क्रिया कर लेंगे, जाहिर सी बात है, यहाँ पे ये तीनों पोटेशियम है, ये तीनों क्लोरीन से क्रिया कर लेंगे। तो जैसे क्रिया करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3KCl, पोटेशियम क्लोराइड बन के ये बाहर निकल जाएंगे, बाहर निकल गए ना, ठीक है जी। बाहर निकल गए तो अब समझिएगा, मैं 1 मिनट थोड़ा सा 2 3 4 5 6 अच्छा है 3। अब समझिएगा यहाँ पे अगर आप देखें अब बचा क्या है, 2 हाइड्रोजन, एक यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, 4 5 6 हाइड्रोजन है। तो 6 हाइड्रोजन को 3H2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और 3 ऑक्सीजन ये बचे हुए हैं, तो 3 ऑक्सीजन को हम यहाँ पे लिख देंगे, इस तरीके से हो जाएगा। तो यही हमारा क्या बनता है, फिर से 3H2O बाहर निकल जाता है। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ के होंगे, जब हम एथिल एमीन को क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म से क्रिया कराते हैं, परंतु पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार की उपस्थिति में, तो क्या होता है, सबसे पहले C2H5NC या CN ये हमारा एथिल साइनाइड निकलता है, फिर से 3 पोटेशियम 3 क्लोरीन से क्रिया कर KCl निकलता है, फिर से यहाँ पे 2 1 3 4 5 6 हाइड्रोजन है, तो 3H2 और 3 ऑक्सीजन है, तो वो हमने लिख दिया है। तो ये आशा करता हूँ समझ रहे होंगे, ये क्या है, एथिल साइनाइड, ठीक है जी, ये एथिल साइनाइड है। ये क्या है, क्लोरोफॉर्म है,
ठीक है, ये क्या है, एथिलेमीन है। चलिए जी, आशा करता हूँ समझ के होंगे। अगला आता है उपयोग। सूती कपड़ों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा, अदर कोई वो तरीका नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, ठीक है, अब हमें ये जानना है 10th नंबर अपना क्वेश्चन, ठीक है ना, कि न्यूक्लिक अम्ल क्या है, न्यूक्लिक अम्लों का कार्य लिखिए। देखिए न्यूक्लिक अम्ल के बारे में यदि हम ज़्यादा डिस्कस करें तो सिंपल सी बात है, न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, तो यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस युक्त एक क्या होता है, जटिल कार्बनिक यौगिक होता है। इतना आपको लिख देना है। दो बात इसमें याद रखना है, यह मुख्यतः केंद्रक में पाए जाते हैं, ठीक है ना। कौन, न्यूक्लिक अम्ल। आनुवांशिक सूचनाओं के क्या होते हैं, वाहक होते हैं, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी बताने वाले का कार्य करते हैं। जैसे डीएनए, न्यूक्लिक अम्ल में जो डीएनए होता है, डीएनए के ही दो प्रकार होते हैं, आरएनए, डीएनए, ये सब होते हैं, ठीक है ना। तो वही बात है, ये आनुवांशिक सूचनाओं का क्या होता है, वाहक होता है। कई वर्षों तक पीढ़ी दर पीढ़ी गुण को एक से दूसरे में ट्रांसफर करता है। तो वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है। न्यूक्लिक अम्ल का कार्य क्या है, तो सबसे पहले डीएनए आनुवांशिकता का रासायनिक आधार होता है। मतलब डीएनए न्यूक्लिक अम्ल का ही, तो ये न्यूक्लिक अम्ल के ही अंदर डीएनए आता है। तो न्यूक्लिक अम्ल क्या करता है, आनुवांशिकता का रासायनिक आधार होता है। दूसरा होता है कि डीएनए लाखों वर्षों तक किसी प्रजाति की पहचान को बनाए रखता है, ये इसका कार्य है। अगला आता है प्रोटीन के संश्लेषण, तो आरएनए कहलाता है। प्रोटीन का संश्लेषण क्या कहलाता है, आरएनए कहलाता है। अगला आता है न्यूक्लिक अम्ल कोशिकाओं में प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, ठीक है ना। जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं कोशिकाओं में प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। तो ये था जी, ठीक है ना। इसको याद ही करना पड़ेगा, बायोलॉजी टाइप का ये क्वेश्चन है, बट है तो कराना तो पड़ेगा ना केमिस्ट्री में। तो ये बातें हैं जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने देखा हुआ है, जैव अणु चैप्टर का ये क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं। बहुत बेहतर जी, बहुत बेहतर। चलिए, बहुत देर हो गया, ठीक है ना, आपको थोड़ा सा लग रहा होगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है जी। अगला आता है ग्लूकोज की संरचना सूत्र लिखिए। टालिन अभिकर्मक के साथ ग्लूकोज की क्रिया का रासायनिक समीकरण भी दीजिए, ठीक है जी। तो ये हमारा कह रहा है, सबसे पहला आता है ग्लूकोज का संरचना। तो चलिए जी, ग्लूकोज का हम संरचना सूत्र बताते हैं। तो याद रखें, ग्लूकोज क्या होता है, एक हेल्डोएक्सोज होता है, जिसे डेक्सट्रोज के भी कहते हैं। मतलब सिंपल सी बात कहें ना, तो एक बात आप याद रखेंगे कि ग्लूकोज में क्या पाया जाता है, एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है। एल्डिहाइड मतलब CHO, ठीक है ना। एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है, उपस्थित होते हैं। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे, ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह उपस्थित होते हैं, ठीक है। अब हमें से यहाँ पे कहा गया है ग्लूकोज का संरचना सूत्र बताइए। तो ग्लूकोज का संरचना सूत्र याद रखें, एल्डिहाइड समूह CHO, फिर से हम क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे, CH2OH, ये हम लिखते हैं। यहाँ पे 4 बंद इस तरीके से हम बनाएंगे, यहाँ पर OH लिखेंगे, फिर से दूसरे में भी OH, तीसरा में H, चौथे में OH। जस्ट इसके अपोजिट, इधर OH है तो इधर H लिखेंगे, इधर H है तो इधर OH लिखेंगे, इधर OH है तो इधर H, OH है तो इधर H। तो ये हमारा क्या हो गया है, ग्लूकोज का संरचना सूत्र बन गया है। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है ना। ये क्या है, ग्लूकोज का संरचना सूत्र, ग्लूकोज है। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे ये क्या है, ग्लूकोज है। इसमें देख रहे हैं ना CHO समूह है, CHO मतलब एल्डिहाइड समूह इसमें है, ठीक है। अगला यहाँ पे कह रहा है कि टालिन अभिकर्मक को ग्लूकोज से कैसे क्रिया करता है, ठीक है जी। सबसे पहले ग्लूकोज का सूत्र हम ले लेते हैं। तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होगा जी, या तो हम ऐसे बना दें या नॉर्मली हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए नॉर्मली सबसे पहली बात, ग्लूकोज को या तो हम ऐसे सूत्र भी ले सकते हैं या हम ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है ना। जैसे CHO, फिर से CHOH का होल 4,
और फिर से CH2OH। तो ग्लूकोज का ऐसा भी हम सूत्र ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो या तो ऐसे ले लें या तो ऐसे भी ले सकते हैं। ऐसे लेंगे तो बेटर रहेगा, जल्दी समझ में आ जाएगा। इसको अब हम क्या करते हैं, टालेन अभिकर्मक Ag2O। ये क्या है, टालेन अभिकर्मक का सूत्र है। तो इससे जब हम क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, ये ऑक्सीजन जो है ना यहाँ पे ऐड हो जाता है। तो ओनली ये ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड होगा। तो देखिए C था, एक ऑक्सीजन पहले से था तो ये हमने O लिख दिया। ये ऑक्सीजन चला गया यहाँ पे तो एक और O, हाइड्रोजन देखिए पहले से है ना, तो ये हाइड्रोजन ऐड हो गया है। बचा क्या, तो अब यहाँ पर CH फिर से OH का होल 4 है तो ये होल 4 कर दिया हमने। अब फिर से CH2OH है तो ये हमने लिख दिया, CH2OH है तो ये हमने लिख दिया है। तो ये हमारा बन गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये कोष्ठ में करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब प्लस, अब क्या बचा, यहाँ पे 2 Ag है ना, तो ये 2 Ag ये निकल जाता है, 2 Ag निकल जाता है। अब ये 2 Ag ये क्या है, इसका नाम है रजत दर्पण, रजत दर्पण, ठीक है जी। ये क्या है, ग्लूकोनिक अम्ल है, ग्लूकोनिक अम्ल या ग्लाइकोनिक अम्ल भी हम कहते हैं। ये क्या है, टालेन अभिकर्मक। ठीक है जी, इतनी बात समझ गए। ये हमारा ग्लूकोज है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। ग्लूकोनिक अम्ल या ग्लाइकोनिक अम्ल। आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आप संरचना लिख लेंगे ये, ठीक है ना। ये 2 लाइन लिखने के बाद संरचना बना लेंगे। उसके बाद ये आप लिख लेंगे कि टालेन अभिकर्मक मतलब ग्लूकोज का टालेन अभिकर्मक के साथ क्रिया है, हेडिंग डाल के ये रिएक्शन लिख लेंगे, काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखना आना चाहिए। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। फिर से मैं अंत में कह रहा हूँ कि आपको एक मॉन्क की तरह बनना है, आपको एक मॉन्क की तरह आपको जो अभी स्टडी कर रहे हैं तो उस तरीके से रहना है, पेशेंस बनाए रखना है। जिस तरीके से आपने बनाकर वीडियो को अंत तक देखा इसके लिए बहुत दिल से शुक्रिया। और दिल से शुक्रिया मैं आपके लिए ही कर रहा हूँ, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि आप पढ़े हैं तो अपने लिए नहीं पढ़े हैं जी, बेनिफिट आपको ही मिलेगा। मैं जानता हूं दोस्त, आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा, आप एक अच्छे नंबर से पास होंगे, मुझे पूरा विश्वास है, ठीक है ना। बस मेहनत करते रहिए, अब पेशेंस रखिए, हार्ड वर्क कीजिए, ठीक है ना। कभी भी निराश नहीं होना है, सफलता ऊंचाई चढ़ाई आती रहेगी, ठीक है ना। कभी आपको थोड़ा सा ज़्यादा तुरंत आपको सफलता मिल जाएगा, कभी धीरे, ऐसे जिंदगी में आगे होगा, ठीक है ना। बट आपको हमेशा ये पेशेंस के साथ रहना है और हार्ड वर्किंग करते रहना है। अदरवाइज आपको लगता है यदि कि आपके लिए कुछ मेहनत यहाँ पे किया जा रहा है, चैनल पे नहीं होंगे ना, तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा, यदि आपने 2 अंक वाले प्रश्नों को नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में केमिस्ट्री का एक लिंक मिलेगा, केमिस्ट्री 1 शॉट के नाम से, उस पर क्लिक करके नीचे जाएंगे ना तो आपको मिलेंगे वीडियो, वो तो वहाँ से आप 2 नंबर वाले 2 वीडियो मिलेंगे। एक में 1 चैप्टर से 5 चैप्टर का, फिर से 6 से 10 तक का कराया हुआ है, उसको जाकर देख लीजिए। जल्दी आपको 4 नंबर पे मिलेगा, फिर से 5 नंबर वाले संपूर्ण किताब के हम करा देंगे। यदि चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कमेंट का यही तो सही उपयोग है, ऐसा ही उपयोग करना चाहिए। इंस्टा पे हमें फॉलो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, टेलीग्राम में भी ज्वाइन हो जाएंगे। कल मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।